वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक तेलुगु थ्रिलर सस्पेंस मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है मुख्य गमनिका, जिसका मतलब है मुख्य सूचना। एक्चुअली एक अंडररेटेड एंड लो बजट मूवी है, जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़े नए थोपड़े देखने को मिलते हैं। लेकिन सच बता रहा हूँ, मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त लगा मुझे। क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट आता है वो तो माइंड ब्लोइंग ऑसम। एक छोटी सी टेक्नोलॉजी को डायरेक्टर भाई साहब ने बहुत ही खूबी से इस्तेमाल किया है इस मूवी में। 5 मिनट में अब मूवी खत्म होने वाली होती है, तब भी ऑडियंस को समझ में नहीं आता कि आखिरकार कातिल कौन है, वो बंदा कैसे मिस हुआ। लेकिन जब सस्पेंस रिवील होता है, इट्स ऑसम मैन। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी जगह पर किसी की डेड बॉडी पाई गई। जब सारे पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो लाश खुद एक पुलिस वाले की होती है। इन्हीं के पुलिस स्टेशन में सीए होता है ये बंदा। यसे रुद्रा यहाँ पर आकर अपनी सीए की लाश को देखकर शॉक में रह जाता है। और एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि कुछ ट्राइबल्स के बीच और पुलिस वालों के बीच थोड़ा बहुत झगड़ा चलते रहता है। पुलिस वाले यही सोचने लगते हैं कि शायद उन्हीं ट्राइबल्स लोगों ने इस सीए को मारा होगा, तो चुपचाप यसे रुद्रा इस केस को दबा देता है। खैर, दूसरे सीन में हम वीरान नाम के एक बंदे को देखते हैं। यही मूवी का हीरो है और फिलहाल वीरान को पुलिस में जॉब लग चुकी होती है। वीरान एक कांस्टेबल बन चुका होता है। शॉकिंग बात यह है कि वीरान और कोई नहीं, मूवी की स्टार्टिंग में जो सीआई मारा था ना, उसी का बेटा होता है ये। दूसरे सीन में उन ट्राइबल लोगों को दिखाया जाता है जिसने वीरान के फादर को मारा था, और रिसेंटली पुलिस वालों ने इनके एक आदमी को पकड़ लिया। तो ये लोग यही प्लानिंग करने लगते हैं कि जल्द ही एक और पुलिस वाले को मारना पड़ेगा, तभी ये पुलिस वाले अपने रास्ते पर आएंगे। इस तरह वीरान अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर राइटर नारायणा के पास जाता है। नारायणा वीरान को देखकर बहुत खुश होने लगता है। अरे तुम तो हमारे सीआई के बेटे हो, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा बेटा। इस तरह से नारायणा वीरान को लेकर सीए रुद्रा के पास जाता है। वीरान को देखकर रुद्रा कहने लगता है, अच्छा तुम उसके बेटे हो, तुम्हारे पापा ने ईमानदारी से काम करके अपनी जान ही गवा दी, लेकिन तुम ऐसी हरकत मत करो। मैं जो बोलता हूँ वही करो, ये मेरा स्टेशन है, मेरी ही बात चलेगी यहाँ पर। इस तरह से थोड़ा वीरान से रूडली बिहेव करने लगता है। मतलब रुद्रा थोड़ा घमंडी किस्म का बंदा होता है, किसी को भी केयर नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता। बाहर आने के बाद वीरान रुद्रा की बातों पर थोड़ा अफसोस करने लगता है। राइटर नारायणा समझाने लगता है, अरे बेटा तुम अफसोस मत करो, यहाँ पर ये सब कुछ कॉमन है, बस तुम अच्छे से काम करते रहना, और हाँ वो रुद्रा से थोड़ा दूर ही रहना तुम। अब कहानी में हीरो है तो हीरोइन तो होगी। इसका नाम होता है दिया। मूवी में इसका कुछ ज्यादा काम नहीं, इस दिया को बुझाकर हम थोड़ा साइड में ही रखते हैं। वीरान दिया से कहने लगता है कि पुलिस में भर्ती होने की वजह इसके पापा जी है, इसका पापा कैसे मरा वो पता करना चाहता है ये। खैर, दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर एक बूढ़ा बंदा आता है। बात यह है कि इस बंदे के बेटे का नाम होता है पुरुषोत्तम, जो 1 साल पहले मिस हो गया। अभी तक पुलिस वालों ने पुरुषोत्तम को फाइंड आउट नहीं किया। बार बार पुलिस स्टेशन पर आकर इसके केस के बारे में पूछते रहता है, लेकिन वो सीए रुद्रा इस बंदे के साथ रूडली बिहेव करने लगता है। अरे तुम्हारे बेटे को तो मिस हुए 1 साल हो गया ना, समझो तुम्हारा बेटा मर गया, अंत्यक्रिया का काम भी कर दो तुम। अब वहीं पर वीरान होता है, हल्के से इस बंदे की बातें सुनते रहता है। खैर, थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन को ये खबर मिलती है कि किसी के घर में चोरी हो गई। सो सीए रुद्रा 2 कांस्टेबल्स को उस घर के पास भेजता है, बस स्टेटमेंट लाने के लिए। तो उनमें से एक कांस्टेबल वीरान भी होता है। तो उसी तरह से वीरान और दूसरा कांस्टेबल उस घर के पास जाकर उस घर के लोगों से स्टेटमेंट पूछने लगते हैं। वो लोग बताने लगते हैं कि अरे सर, कुछ दिनों बाद मेरी बेटी की शादी है, हमने बहुत पैसा खर्चा करके उस नेकलेस को बनवाया। कल हम लोग फंक्शन पर गए थे, आकर देखा तो अलमारी खुली थी, अलमारी के अंदर वो नेकलेस मौजूद नहीं। प्लीज सर, आप ही हमारी मदद करिए। तो स्टेटमेंट लिखने के बाद वो दूसरा कांस्टेबल यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वीरान इन लोगों से ये पूछने लगता है, क्या मैं देख सकता हूँ कि वो नेकलेस कहाँ पर रखी गई थी। दूसरा कांस्टेबल वीरान से कहने लगता है, अरे यार तुम मरवाओगे, हमारा काम है बस स्टेटमेंट बनाना, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। लेकिन फिर भी वीरान ऊपर वाले कमरे में जाकर उस अलमारी को देखने लगता है, थरोली इंस्पेक्शन करने लगता है। उसके बाद नीचे आकर घर के सारे लोगों को लाइन से खड़ा करके एक एक बंदे को थरोली चेक करने लगता है। तो झटके में वीरान उस चोर को पकड़ लेता है। चोर और कोई नहीं, लड़की का मामा होता है। एक्चुअली इस बंदे के वॉच पर एक सैरी का धागा लगा होता है, और ऐसी ही सैरी वो अलमारी में मौजूद थी। सो एक छोटे सी धागे की मदद से वीरान बहुत ही चालाकी से इस चोर को पकड़ लेता है। उसके बाद जब ये दोनों पुलिस स्टेशन पर आकर रुद्रा को सारी बात बताने लगते हैं, रुद्रा तो बहुत गुस्सा होने लगता है, वीरान को डांटने लगता है, सारे केसेस तुम ही सॉल्व कर दोगे,
तो मैं क्या उखाड़ने के लिए बैठा हूँ, किसके उखाड़ूं मैं। देखो बेटा, ज्यादा हीरोपंती मत करो, तुम एक कांस्टेबल हो, सिर्फ एक कांस्टेबल। और इसी तरह एज ए पनिशमेंट के तौर पर वीरान को सारे लोगों के लिए चाय लाने के लिए कहता है। सो उस दिन से लेते हुए इसको अजीब अजीब के काम बोलते रहता है, साफ सफाई, चाय लाना। लेकिन वीरान तो अपने फादर के लिए यहाँ पर होता है। खैर एक दिन वीरान उस राइटर नारायण से ये पूछने लगता है कि अंकल जी, क्या आप मुझे एक बात सच सच बता सकते हो, आखिरकार मेरे पापा की फाइल गायब कैसे हुई। नारायण कहने लगता है, देखो वीरान, मैं तुम्हारे पापा जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने एक दिन रुद्रा के मुँह से ये सुना था कि तुम्हारे पापा की फाइल जल गई, और इसी तरह तुम्हारे पापा की फाइल मेरे तक नहीं आई। अब सच क्या है मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारी पापा की फाइल जल गई या मिस हो गई। उसके बाद वीरान अपने घर पर आकर अपने पापा के कुछ सामानों को चेक करने लगता है, मतलब क्राइम स्पॉट पर मिले थे ना वो सामान। तो इसमें से एक छोटी सी बिल होती है और इस बिल का डेट होता है अगस्त 22। तभी वीरान को उस बंदे के केस के बारे में याद आता है। मतलब कुछ दिनों पहले एक बंदा आया था ना, अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए, मिस हो गया था। तो पुरुषोत्तम भी अगस्त 22 को ही मिस हो गया। वीरान फटाफट से नारायण को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि अंकल जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो पुरुषोत्तम है ना, उसके केस का और मेरे पापा के मर्डर केस का कोई न कोई लिंक जरूर है। ये दोनों हादसाएं सेम डेट को हुई और एक्चुअली मिस हुआ पुरुषोत्तम एक आरजे होता है, वही रेडियो जॉकी में काम करने वाला बंदा। नारायण से कहने लगता है कि अंकल जी, मुझे पुरुषोत्तम की फाइल चाहिए, शायद उसमें कुछ सबूत मिल सकता है। पहले तो नारायण मना करने लगता है, लेकिन इसके फादर के लिए उसी रात वीरान और नारायण पुलिस स्टेशन पर जाते हैं। वीरान पुरुषोत्तम की केस की फाइल को ढूंढते रहता है और उसी कमरे के बाहर नारायण पहरेदारी करते रहता है। तो थोड़ा बहुत सर्च करने के बाद वीरान को पुरुषोत्तम की केस की फाइल मिल ही जाती है। इसकी फोटो खींच लेता है। उसी वक्त सीए रुद्रा यहाँ पर आता है, इन दोनों को देखता है। तो ये दोनों थोड़ा बहुत बहाना बनाने लगते हैं कि सर थोड़ा काम पेंडिंग था इसीलिए आए। और इसी तरह वीरान रुद्रा से एक दिन की लीव मांगने लगता है। अब यहाँ से असली कहानी स्टार्ट होती है। वीरान इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। तो पहले वीरान पुरुषोत्तम के फादर के पास जाता है। पुरुषोत्तम का फादर कहने लगता है कि पता नहीं बेटा, मेरा बेटा कैसे मिस हो गया। मेरे बेटे की शादी हुई सिर्फ 1 ही महीना हुआ, तभी मेरे बेटे के साथ ऐसा हादसा पेश आया। बेचारी मेरी बहू बहुत दुखी है। उसके बाद वीरान पुरुषोत्तम के बीवी का एड्रेस पता करके उसके पास जाता है। उसका नाम होता है अपूर्वा। मतलब यहाँ पर शादी होने के बाद पुरुषोत्तम और अपूर्वा दूसरे घर में थे। पुरुषोत्तम का फादर दूसरे गांव में रहता है। वीरान अपूर्वा के पास जाकर पूछताछ करने लगता है। अपूर्वा रोते हुए अपने पति के बारे में बात करती रहती है। तो इसी दरमियान में वीरान सारे घर के चक्कर लगाने लगता है, अच्छे से इंस्पेक्शन करने लगता है। दोबारा वो अपूर्वा के पास आकर कहने लगता है, देखिए मैं एक छोटा सा कांस्टेबल हूँ और एक्चुअली जिस दिन आपके पति मिस हुए उसी दिन मेरे पिताजी की भी मौत हुई। किसी ने मेरे पापा को मार दिया बेरहमी से। तो मुझे लगता है कि आपके पति का और मेरे फादर के केस के बीच कोई न कोई लिंक जरूर है। इसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ मैं। प्लीज आप मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो अपूर्वा डिटेल से अपने बारे में वीरान को बताने लगती है। एक्चुअली 1 साल पहले पुरुषोत्तम और अपूर्वा की शादी हुई थी। शादी होने के बाद सुहागरात का मुहूर्त 2 दिन के बाद निकल कर आता है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक ही कमरे में सो सकते हैं। अब अपूर्वा अपनी शादी और अपनी सुहागरात को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है। कमरे में आते ही पुरुषोत्तम फोन में घुस जाता है, अपूर्वा से बात ही नहीं करता। अपूर्वा पुरुषोत्तम की तारीफ करने लगती है कि आप तो वही आरजे हो ना, लेकिन आप तो कुछ बात ही नहीं कर रहे। मैं और मेरे फ्रेंड्स आपकी आवाज की बहुत बड़े फैन है। लेकिन पुरुषोत्तम ऐसे जवाब देने लगता है कि पुरुषोत्तम को इस शादी में इंटरेस्ट ही नहीं है। अपूर्वा के साथ थोड़ा डिसअपॉइंट तरीके से बात करते रहता है। और इसी तरह उस रात पुरुषोत्तम बेड के ऊपर सोने के बजाय नीचे सोने लगता है। हर सुबह होने के बाद पुरुषोत्तम अपने ऑफिस जाने लगता है, मतलब शादी के दूसरे दिन से ही ऑफिस जाने लगता है। बेचारी अपूर्वा अपने घर में अकेली होती है और दिन के दरमियान में इसको कॉल भी नहीं आता पुरुषोत्तम की साइड से। 2 दिन के बाद जब सुहागरात का दिन होता है, उस दिन भी पुरुषोत्तम अपने ऑफिस जाने लगता है। अपूर्वा प्यार से मनाने लगती है, क्या आज ऑफिस जाना जरूरी है क्या, आज आप रुक जाइए ना। लेकिन पुरुषोत्तम नहीं रुकता, कहने लगता है कि शाम को जल्दी ही आ जाऊंगा। लेकिन सुहागरात की रात पुरुषोत्तम अपने लैपटॉप में घुस जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा काम करते रहता है। पता नहीं इस ओसीडी वाले को क्या लेके मारूं मैं। अपूर्वा कहने लगती है कि आज आप मेरे साथ दूसरा काम करिए ना। पुरुषोत्तम कहने लगता है, नहीं ये काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कल मुझे सबमिट करना होगा। इस तरह से इन दोनों की सुहागरात नहीं होती। बेचारी अपूर्वा बहुत ही डिसअपॉइंट होने लगती है। वीकेंड आने पर अपूर्वा बाहर घुमाने की बात करती है, मूवी जाने की बात करती है,
लेकिन पुरुषोत्तम ये सब कुछ टाइम वेस्ट के काम कहने लगता है। खैर दूसरी रात अपूर्वा पुरुषोत्तम के पास जाती है बेडरूम में, लेकिन इस बार भी पुरुषोत्तम लड़कियों की तरह नखरे दिखाने लगता है कि इसके पेट में सर में दर्द है, थक चुका है। इस तरह से कुछ दिनों तक इन दोनों के बीच सुहागरात ही नहीं होती। अपूर्वा को समझ में ही नहीं आता। लेकिन एक दिन अपूर्वा पुरुषोत्तम के फोन में कुछ फोटोग्राफ्स को देखती है कि पुरुषोत्तम किसी दूसरी लड़की के साथ क्लोज है। तो तब जाके अपूर्वा को समझ में आता है कि इसीलिए पुरुषोत्तम इसको दूर रख रहा है। अब इसके बारे में क्या करेगी इसको कुछ भी समझ में नहीं आता। क्या ये बात अपने पति से बात करे या तो फिर अपने माँ बाप से, अपने सास ससुर से बात करे, इसी के बारे में बहुत ही गहराई से सोच रही होती है। तो तभी एक दिन ईशान नाम का एक बंदा अपूर्वा के इंस्टाग्राम को मैसेज करता है। पहले तो अपूर्वा ईशान के मैसेजेस को इग्नोर करने लगती है, लेकिन बार बार ईशान मैसेजेस करने पर इसके मैसेजेस बहुत अच्छे लगने लगते हैं अपूर्वा को। ये भी रिप्लाई देने लगती है और अपूर्वा के एक रिप्लाई से इनकी चैटिंग जर्नी स्टार्ट होती है। कुछ दिन चाट वाट करने के बाद ये दोनों कॉल्स में भी बात करने लगते हैं। अपूर्वा ईशान को बता देती है कि ये शादीशुदा है, लेकिन फिर भी ईशान लाइटली लेने लगता है। वन फाइन डे ईशान अचानक से अपूर्वा के घर में टपक जाता है। पूछने लगती है, अरे तुम यहाँ पर कैसे चले आए? अच्छा हुआ घर पर मेरे पति नहीं है, तुम जाओ यार यहाँ से। ईशान कहने लगता है, हाँ बाबा जाऊँगा, पहले अपनी प्यारी प्यारी हाथों से एक कॉफ़ी तो बना कर दे दो। जब अपूर्वा किचन में जाकर कॉफ़ी बनाने लगती है तो ईशान इसके साथ हल्के से छेड़खानी करने लगता है, रोमांटिक से बिहेव करने लगता है। अपूर्वा को इसकी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ईशान को डांटने लगती है कि तुम फटाफट से यहाँ से जाओ। इस तरह से ईशान को भेज देती है। खैर अब ईशान की इस हरकत की वजह से अपूर्वा बहुत डरने लगती है कि आज ये तो मेरे घर तक आ गया, पता नहीं कल क्या होगा इसके साथ। इसी डर की वजह से दूसरे दिन अपूर्वा को बुखार होने लगता है। उसके बाद ईशान लगातार अपूर्वा को मैसेजेस करने लगता है, कॉल्स करने लगता है, लेकिन अब अपूर्वा को ईशान के मैसेजेस इरिटेट देने लगते हैं। अपूर्वा सोच लेती है कि ईशान को अपने घर पर बुलाकर इसको अच्छे से समझाएगी कि हम दोनों का रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। इस तरह से ईशान को एक दिन अपने घर पर आने के लिए कहती है। दूसरे दिन पुरुषोत्तम का फादर कुछ काम से इनके घर पर आता है, मतलब अपने बेटे बहू को देखने के लिए, और पुरुषोत्तम को बहुत डांटने लगता है, अरे यार तुम तो हमेशा काम पर लगे रहते हो, कभी बहू रानी को बाहर घुमाने ले जाओ। अपूर्वा अपने ससुर जी को कवर करने लगती है, अरे ऐसी बात नहीं पापा जी, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अपूर्वा की ये बातें सुनने के बाद पुरुषोत्तम को अपनी गलती का एहसास होता है। अपूर्वा के पास आकर कहने लगता है कि सॉरी अपूर्वा, आज तक जो भी हमारे बीच हुआ वो सब कुछ भूल जाओ तुम, बस आज एक मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, वो ख़त्म करने के बाद हम दोनों एक अच्छे से हनीमून ट्रिप पर प्लान करेंगे और कल से तुम नए पुरुषोत्तम को देखोगी, अपने पति पुरुषोत्तम को। इस तरह से बहुत ही प्यार से बात करने लगता है। पुरुषोत्तम और उसका फादर जाने के बाद ईशान अपूर्वा के पास आता है और ईशान तो यही सोचने लगता है कि अपूर्वा ने इसके साथ कान करने के लिए बुलाया, रोमांटिकली बिहेव करने लगता है। लेकिन अपूर्वा ईशान को समझाने लगती है, देखो ईशान, अब हमारे बीच ऐसा नहीं हो सकता, तुम ये बात समझ जाओ प्लीज। लेकिन ईशान अपूर्वा के साथ बहुत ही अजीब की बातें करने लगता है, तुम सारी लड़कियां ऐसी ही हो, चैटिंग में बड़ी बड़ी रोमांटिक बातें करती हो, और जब हम लोग पास आते हैं तो तुम लोग दूर जाते हो। पहले तुम लड़कियों की याद नहीं आता, तुम्हारा पति, तुम्हारे पेरेंट्स। अपूर्वा यही कहने लगती है कि देखो ईशान, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। इस तरह से इन दोनों के बीच हल्के से झगड़ा होने लगता है। गुस्से में आकर अपूर्वा अपने ऊपर वाले कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है, अपने आप को लॉक कर लेती है। ईशान बार बार दरवाजा खटखटाने लगता है कि अपूर्वा दरवाजा ओपन करो, कितनी देर तक तुम अंदर बैठी रहोगी, कभी ना कभी तो तुम मेरे हाथ लगेगी ना, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जरूर वापस आऊँगा। इस तरह से बहुत बातें करके यहाँ से चले जाता है। ईशान जाने के थोड़ी देर के बाद अपूर्वा चैन की सांस लेकर अपने कमरे से बाहर आती है। बाहर आने के बाद इसको एक बहुत ही बड़ा झटका मिलता है, और वो ये है कि ऊपर ईशान की लाश है, मतलब सीढ़ियों के पास होती है इसकी लाश। ईशान की लाश को देखकर अपूर्वा के तो होश ही उड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता कि अब ये क्या करे। ईशान का खून अपूर्वा के ऊपर लगा होता है। उस खून को साफ करने के लिए अपने कमरे में जाकर जब वो वापस बाहर आती है तो उन सीढ़ियों के पास ईशान की लाश मौजूद नहीं होती। तो सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। इस तरह से अपूर्वा ये सारी बात वीरान को बताने लगती है। वीरान ये सुनने के बाद शॉक में रह जाता है, जिसका मतलब उस दिन ईशान की लाश भी गायब हुई तुम्हारे पति के साथ साथ। उसके बाद वीरान अपूर्वा से ईशान का इंस्टाग्राम आईडी पूछने लगता है। जब अपूर्वा उसके आईडी को चेक करने लगती है तो उसका आईडी मौजूद नहीं होता, किसी ने ईशान की आईडी को डिलीट कर दिया। वीरान इस घर में काम करने वाली बाई से थोड़ा बहुत पूछताछ करने लगता है कि तुम्हारे साहब पुरुषोत्तम कैसे इंसान थे,
अपूर्वा मैडम कैसी है तुम्हारी, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करने लगता है। यहाँ से वीरान अपूर्वा के माँ बाप के पास जाता है और पूछने लगता है कि आपके दामाद को मिस हुए 1 साल हो गया, लेकिन आपने अभी तक अपूर्वा को अपने घर क्यों नहीं लाए। अपूर्वा के माँ बाप कहने लगते हैं अगर अपूर्वा यहाँ पर आएगी तो हमारे रिश्तेदार अपूर्वा को लान तान करने लगेंगे, वो वहीं पर अकेली सेफ है, कोई उसको वहाँ पर तंग नहीं करेगा। खैर दूसरी तरफ वो ट्राइबल लोग इंस्पेक्टर नायक को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को पता चलती है। फॉरेंसिक वाले यहाँ पर आकर अपना अपना काम करते रहते हैं और ये बात मीडिया तक ना पहुँचे तभी सीए रुद्रा इस केस को भी दबाने लगता है कि इंस्पेक्टर नायक की मौत किसी जंगली जानवर के हमले से हुई। उसके बाद वो राइटर नारायणा वीरान के पास आकर ही बात बताने लगता है कि उन ट्राइबल लोगों ने नायक को मार दिया और इसी तरह वीरान ने इस केस में जो जो इन्फॉर्मेशन हासिल की वो सारी बात नारायण को बताने लगता है कि उस दिन ईशान नाम के बंदे की भी मौत हुई, किसी ने उसकी हत्या की और उसकी लाश भी मिसिंग है। नारायणा कहने लगता है देखो वीरान बेटा, तुम इस केस को यहीं पर छोड़ दो, अगर ये बात रुद्रा को पता चलेगी तो वो तुमको बहुत डांटेगा। मुझे लगता है कि इस केस में काफी सारे राज छुपे हैं, तुम इस केस से दूर ही रहो। और हाँ, मैंने एसपी साहब से तुम्हारे ट्रांसफर के बारे में बात कर लिया, तुम यहाँ पर मत रहो बेटा, आज शाम एसपी साहब के घर पर जाकर उनसे मुलाकात करो। वीरान पूछने लगता है कि अंकल जी, जब मेरे फादर की लाश पाई गई उस वक्त कौन कौन वहाँ पर मौजूद था। नारायणा कहने लगता है वो सीए रुद्रा, मैं, 2 कांस्टेबल्स और एक फोटोग्राफर। वीरान पूछने लगता है क्या मुझे उस फोटोग्राफर का पता मिल सकता है, एक आखिरी बार ट्राई करना चाहता हूँ मैं बस। तो नारायणा उसी तरह से उसका एड्रेस बताने पर वीरान उस फोटोग्राफर से जा मिलता है और क्राइम स्पॉट पर जो फोटोग्राफ्स खींचे थे ना, उन फोटोग्राफ्स को मांगने लगता है। पहले तो ये फोटोग्राफर वीरान को उन फोटोज को देने से मना करने लगता है, मतलब ये बंदा डरते रहता है। लेकिन बाद में इसके फादर के बारे में जानकर वो बंदा वीरान को वो फोटोग्राफ देने लगता है। वहाँ से वापस आते समय वीरान एक चाय की दुकान पर बैठकर बस ऐसे ही चाय पीते रहता है और उसी तरह दोनों फोटोग्राफ्स को मैच करने लगता है, मतलब इसके फादर की डेड बॉडी को और प्रेजेंट पर जो हत्या हुई नायक की, इन दोनों फोटोग्राफ्स को मैच करने लगता है। तो इन दोनों को मारने का स्टाइल सेम ही होता है। उसी जगह पर वीरान 2 अनजान लोगों को देखता है जो थोड़ा वियर्ड से बिहेव करते रहते हैं। तो वीरान को उन दोनों पर शक होता है, उनमें से एक बंदे को फॉलो करने लगता है। वो बंदा जंगल की ओर जाते रहता है। इस बंदे को फॉलो करने पर वीरान उन ट्राइबल लोगों के पास पहुंच जाता है। वहाँ के लीडर से पूछने लगता है कि आप लोगों ने मेरे पापा को क्यों मारा। लीडर कहने लगता है कि तुम्हारे पापा बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे, तुम्हारे पापा ने हमारी बहुत मदद की, हम क्यों तुम्हारे पापा को मारेंगे, हमने नहीं मारा, लेकिन इस नायक को हमने जरूर मारा, उसने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, इसलिए उसको सबक सिखाना जरूरी था। और जो कोई भी पुलिस वाला हमारे ऊपर जुल्म उठाएगा उसकी हालत यही होगी। घर आने के बाद वीरान इसी केस के बारे में सोचने लगता है कि अगर मेरे पापा को उन ट्राइबल लोगों ने नहीं मारा तो किसने मारा, आखिरकार पुरुषोत्तम कैसे हुआ, ईशान की लाश कहाँ पर गई, किसने मारा होगा उसको। इस तरह से इसको इस केस में एक भी क्लू नहीं मिलता। उसके बाद वीरान पुरुषोत्तम के रेडियो स्टेशन पर जाता है। वहाँ के कुछ लोगों से पूछताछ करने के लिए पता चलता है कि पुरुषोत्तम के 2 बेस्ट फ्रेंड्स है, माया और दिलीप। माया यही कहने लगती है कि एक्चुअली मैं पुरुषोत्तम से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था, वो अपनी शादी को लेकर बहुत खुश था। यहाँ से वीरान पुरुषोत्तम के फादर के घर के पास जाता है। वहाँ पर पुरुषोत्तम का फादर मौजूद नहीं होता, घर की चाबी ढूंढने पर नहीं मिलती। तो वीरान ताला तोड़कर एक कमरे के अंदर जाता है। इस कमरे की हल्के से इंस्पेक्शन करने लगता है तो उसी किसी कबोर्ड में वीरान को एक रिकॉर्डर मिलता है, आरजे पुरुषोत्तम का रिकॉर्डर। मतलब यहाँ पर किसी को डायरी लिखने की आदत होती है ना, उसी तरह से पुरुषोत्तम को अपनी पर्सनल बातें इसमें रिकॉर्ड करते रहता है। तो वीरान इस रिकॉर्डर को प्ले करने लगता है। पुरुषोत्तम कहने लगता है कि मेरा नाम पुरुषोत्तम है, मेरी माँ मरने के बाद मेरे पापा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, माँ की कमी नहीं होने दी, इसलिए जब जब मैं यहाँ पर आते रहता हूँ। मैं एक रेडियो में एज ए आरजे की तरह काम करता हूँ। एक दिन माया ने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मैंने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि मुझे किस तरह की लड़की चाहिए और उसी तरह मेरी शादी भी फिक्स हो चुकी है। इस तरह से पुरुषोत्तम और अपूर्वा की शादी हो जाती है। पुरुषोत्तम तो बहुत खुश होता है अपूर्वा को देखकर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 दिन के बाद इनके सुहागरात का मुहूर्त निकल कर आता है, जिसकी वजह से पुरुषोत्तम थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट होने लगता है। लेकिन फिर भी ये दोनों एक ही कमरे में सोने लगते हैं। पुरुषोत्तम अपूर्वा से बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अपूर्वा थोड़ा मायूस नजर आती है। पुरुषोत्तम पूछने लगता है कि आप इस शादी से राजी नहीं हो। अपूर्वा कहने लगती है कि शादी होने के बाद किसी की इच्छा पूछने से क्या फायदा। इस तरह से पुरुषोत्तम के साथ डिसअपॉइंट तरीके से बात करने लगती है।
2 दिनों के बाद जब सुहागरात होने वाली होती है तो अपूर्वा दूध का गिलास लेकर पुरुषोत्तम के पास आती है, लेकिन इन दोनों की सुहागरात नहीं होती। अपूर्वा पुरुषोत्तम से दूर जाने लगती है। जब वीकेंड आता है तो पुरुषोत्तम अपूर्वा को बाहर जाने की बात करता है, लेकिन अपूर्वा कहने लगती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मतलब एक्चुअली अपूर्वा की स्टेटमेंट में अपूर्वा ने ऐसा कहा कि अपूर्वा पुरुषोत्तम के ऊपर इंटरेस्टेड है। पुरुषोत्तम इससे दूर जा रहा था, लेकिन पुरुषोत्तम के पर्सपेक्टिव व्यू से असल बात यह है कि अपूर्वा इससे दूर जा रही होती है। तो पुरुषोत्तम इस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद यही सोचने लगता है कि अपूर्वा मुझसे दूर जाने का क्या राज है, क्या इसका कोई बीएफ है। यही बात जानने के लिए पुरुषोत्तम अपूर्वा के माँ बाप के पास जाता है तो पता चलता है कि इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन पुरुषोत्तम खूबसूरत ना होने की वजह से अपूर्वा इसको दूर रख रही है। यह जानने के बाद बेचारा पुरुषोत्तम बहुत दुखी होने लगता है, दारू वारू पीने लगता है अपने फादर के घर पर आकर। तभी पुरुषोत्तम के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। उसी वक्त उस रिकॉर्डर की बैटरी खत्म हो जाती है। उसी वक्त नारायणा वीरान को कॉल करके कहने लगता है अरे यार, मैं तुम्हारे साथ एसपी साहब के घर के पास नहीं आ सकता, तुम ही जाकर मिल लो, मुझे थोड़ा काम है। तो उसी रात वीरान एसपी के घर पर जाता है। उसी वक्त एक अनजान बंदा इसके ऊपर हमला करके इसको बेहोश कर देता है। थोड़ी देर के बाद जब वीरान अपनी आंखें खोलता है तो इसके सामने और कोई नहीं, वो एसपी लिनिन वर्मा होता है। वो एसपी कहने लगता है कि तुम्हारे फादर ईमानदारी के चक्कर में अपनी जान गंवा दी और तुम भी अपने फादर के रास्ते पर चलने लगे। अब देखो, अब तुमको भी मरना पड़ेगा। उसी वक्त एसपी के घर पर कुछ काम से रुद्रा भी आता है और वीरान को जख्मी हालत में देखकर वो वहीं पर छुप जाता है। इन दोनों की बातें सुनते रहता है। खैर ये एसपी वीरान को अपनी असली कहानी बताने लगता है कि इसका फादर कैसे मरा। एक्चुअली इस एसपी की पहले शादी हुई थी 5 साल पहले, लेकिन इसको बच्चे नहीं हुए। इस एसपी ने दोबारा दूसरी औरत से शादी की, लेकिन फिर भी इसको बच्चे नहीं हुए। कमी उस औरत में नहीं बल्कि इसके अंदर होती है, इस एसपी के अंदर। अब एसपी के अंदर कमी होने की वजह से इसकी दूसरी बीवी इसको बहुत डांटती रहती है कि तुम एक नामर्द हो, पहले मुझे बच्चा दो तभी मैं तुम्हारे पास आऊंगी। अब इसकी बीवी का टॉर्चर इससे बर्दाश्त नहीं होता, तो ये एसपी किसी बंदे को कॉल करके एक सोल्यूशन पूछने लगता है कि बच्चे होने का कोई सोल्यूशन बता दो यार। तो वो बंदा एसपी को एक जबरदस्त आइडिया बताने लगता है। वो एसपी इंस्पेक्टर नायक की मदद से कुछ बच्चों को किडनैप करके एक तांत्रिक के हवाले करते रहता है। अगर कुछ बच्चों को अमावस्या के दिन बलि दे तो इसको बच्चा पैदा हो सकता है। मतलब ऐसा किसी ने इसको आइडिया दिया। कुछ दिनों बाद वही ट्राइबल वाला बंदा वीरान के फादर के पास आकर अपने गांव की हालत बताने लगता है कि सर पता नहीं कुछ दिनों से हमारे गांव के बच्चे मिस हो रहे हैं, प्लीज सर आप थोड़ा ख्याल रखिए ना। तो जब वीरान का फादर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है तो उसको ये बात पता चलती है कि इंस्पेक्टर नायक कुछ बच्चों को किडनैप कर रहा है। एक दिन इसको फॉलो करने पर नायक किसी जंगल के अंदर जाता है। उस जंगल के अंदर वो एसपी एक तांत्रिक के साथ मिलकर कुछ बच्चों को बलि दे रहा होता है। तो तभी यहाँ पर वीरान का फादर आता है। एसपी को देखकर शॉक में रह जाता है। एसपी कहने लगता है अरे यार क्या करूं, डॉक्टर्स ने भी हाथ उठा लिया कि मेरे अंदर कमी है, इसलिए मैं इस तांत्रिक की मदद ले रहा हूं और तुमने मेरी बात जानकर बहुत गलती कर दी। इस तरह से इसको मार देता है। उसके बाद जब वो एसपी अपने घर पर आता है तभी ईशान के साइड से इस एसपी को कॉल आता है। घबराते हुए कहने लगता है सर अभी मैंने किसी जंगल में किसी बच्चे की बलि देते हुए देखा। यह सुनने के बाद वो एसपी शॉक में रह जाता है और एक्चुअली उस वक्त ईशान अपूर्वा के घर में होता है। इसने अपने फोन में वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर लिया होता है। ईशान उस एसपी को अपूर्वा के घर के पास बुलाता है, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि जब एसपी वहां पर जाता है तब तक ईशान मर चुका होता है। तभी अपूर्वा अपने कमरे से आता हुआ देख ये एसपी ईशान की लाश को अपने साथ ले जाता है। सो प्रेजेंट पर ये एसपी वीरान से कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि ईशान की लाश की वजह से मैं पकड़ा जाऊं, इसलिए मैंने उसकी लाश को मेरे ही घर के पास दफना दिया। लेकिन 1 साल के बाद मुझे ये बात पता चली कि तुम अपने फादर की केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, इसलिए मैंने नारायण को और तुमको यहाँ पर बुलाया एक साथ दोनों को मारने के लिए, लेकिन पहले मैं तुमको मारकर बाद में उसको मार दूंगा। इस तरह से जब ये एसपी वीरान को मारने की कोशिश करने लगता है तो इन दोनों की जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। इस एसपी की असलियत जानकर रुद्रा वीरान के सामने आता है। उसके बाद क्या था, अपनी टीम को बुलाकर इस एसपी को अरेस्ट करने लगता है। उसके बाद वीरान अपने घर पर जाकर उस रिकॉर्डर को चार्जिंग पर रखता है, क्योंकि पुरुषोत्तम की बात अधूरी थी ना, तो पुरुषोत्तम की आगे की कहानी सुनने लगता है उस रिकॉर्डर में। दूसरी तरफ पुलिस वाले उस एसपी के घर में खुदाई करने पर ईशान की लाश पाई जाती है, वही कंकाल। उसके बाद वीरान अपूर्वा के पास आकर इसके सामने कुछ सच्चाइयों को बयान करने लगता है। अब पुरुषोत्तम खूबसूरत नहीं था, इसीलिए अपूर्वा इसको अवॉइड कर रही होती है ना,
तो पुरुषोत्तम इंटरनेट में एक मास्क के बारे में देखता है, वही सिलिकॉन टाइप मास्क। तो पुरुषोत्तम एक मास्क को सेलेक्ट करके ऑर्डर करता है। मतलब ईशान और कोई नहीं पुरुषोत्तम ही होता है। नया मास्क पहनने के बाद पता ही नहीं चलता कि असली है या नकली। उसके बाद पुरुषोत्तम ईशान के नाम से एक इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट करके अपूर्वा से चैट करने लगता है। चैटिंग करते समय पुरुषोत्तम बहुत दुखी होने लगा कि इसकी बीवी किसी दूसरे से प्यार करने लगी। लेकिन जब पुरुषोत्तम ईशान बनकर अपूर्वा के घर के पास पहुंचा तो अपूर्वा बहुत डर गई, ईशान से बहुत नफरत करने लगी। ये देखकर पुरुषोत्तम बहुत खुश होने लगा। लास्ट टाइम जब अपूर्वा ने ईशान को मतलब वही पुरुषोत्तम को अपने घर पर बुलाया था तो पुरुषोत्तम अपूर्वा के पास जाने लगता है। इसी दरमियान में इसको सूसू आने पर वो थोड़ा जंगल में जाता है तो अनफॉर्चुनेटली इसके फोन में वो चीज रिकॉर्ड हो जाती है जब एसपी बच्चे की बलि दे रहा था, वीरान के फादर को मार रहा था। पुरुषोत्तम ये बात ना जानते हुए अपूर्वा के पास आता है और यहाँ पर क्या हुआ हम सारे लोग जानते हैं। अपूर्वा इसको ठुकराने लगती है, बाहर जाने के लिए कहती है। पुरुषोत्तम तो बहुत खुश होने लगता है कि अपूर्वा को ईशान के ऊपर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। पुरुषोत्तम यही सारी चीजें अपने फोन में रिकॉर्ड करते रहता है। तो इसी में पुरुषोत्तम को वो नरबली की वीडियो भी दिखती है जो गलती से रिकॉर्ड हुई थी। पुरुषोत्तम एसपी को कॉल करके यही बात बताने लगता है। उसके बाद डर के मारे जब पुरुषोत्तम सीढ़ियाँ उतर रहा होता है तो इसका पैर फिसलकर वो एक नोकीली चीज से टकराकर इसकी मौत हो जाती है। पहली बार जब वीरान अपूर्वा के पास आया था, इस घर की इंस्पेक्शन कर रहा था ना, तो उसी किसी कोने में वीरान को पुरुषोत्तम का फोन दिखा। तो यह सच जानने के बाद अपूर्वा बहुत रोने लगती है कि मेरा प्यार पाने के लिए मेरे पति ने क्या क्या नहीं किया, मेरे वजह से मेरे पति की मौत हो गई। इस तरह से बहुत फूट फूट के रोने लगती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।